हेलो एवरीवन, वेलकम टू हर्ष आईएएस। एथिक्स का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। लेक्चर शुरू करें उससे पहले इससे पिछले सेशन में जो भी हमने पढ़ा था उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी व्हाट इज एथिक्स के बारे में। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्शंस बेस्ड ऑन वेदर दोज एक्शंस आर राइट और रॉन्ग, एंड इट ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स व्हाट ह्यूमंस नीड टू डू इन अ गिवन सिचुएशन। ये जो एक्शंस हैं ये दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वॉलेंट्री एक्शंस और दूसरे होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस जो कि बाय चॉइस किए जाते हैं, डेलिबरेटली किए जाते हैं, कॉन्शियसली किए जाते हैं। और इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस विच आर डन विदाउट द इंटेंशन और विच आर डन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्ट। और ये जो एथिक्स की दुनिया है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वॉलेंट्री एक्शंस को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि ये जो एथिकल सिस्टम है इसको हमारे अंदर सोसाइटी इनकलकेट करती है। और सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज द वेब ऑफ रिलेशनशिप्स। ये जो सोसाइटी है ये अपने पैटर्न्स को, ये अपने सिस्टम्स को मेंटेन करने की कोशिश करती है। और सोसाइटी अपने पैटर्न्स को, अपने सिस्टम्स को सोशलाइजेशन के थ्रू मेंटेन करने की कोशिश करती है। और सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच अ चाइल्ड इज इंडक्टेड इनटू द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ये जो सोशलाइजेशन है इसके मैकेनिज्म्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, बातचीत की थी। द मैकेनिज्म्स ऑफ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के 4 मैकेनिज्म्स के बारे में हमने पढ़ा था। कौन कौन से 4 मैकेनिज्म्स? पहला ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, दूसरा रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, तीसरा रोल टेकिंग और चौथा ट्रायल एंड एरर। इन सभी चीज़ों के बारे में इससे पिछले सेशन में हमने पढ़ लिया था, बातचीत कर ली थी। आज का हमारा जो लेक्चर है इसकी भी शुरुआत हम यहीं से करेंगे। ये जो सोशलाइजेशन है इसकी कुछ एजेंसीज देखने को मिलती हैं, द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में। मोटे मोटे तौर पे अगर कहें तो सोशलाइजेशन की 4 एजेंसीज देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 4 एजेंसीज देखने को मिलती हैं? सबसे पहले बात होती है फैमिली के बारे में। सबसे पहली एजेंसी है सोशलाइजेशन की फैमिली। आपको ये समझ में आना चाहिए कि किसी बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस में फैमिली का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पहला रोल होता है। फैमिली के अंदर हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। फैमिली के अंदर हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। पेरेंटिंग स्टाइल्स के बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ मदर के बारे में। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किसी भी बच्चे के सोशलाइजेशन के प्रोसेस में मदर का बेहद इंपॉर्टेंट रोल होता है। और रोल ऑफ मदर के बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ फादर के बारे में। तो पहली एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है? पहली एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है फैमिली। फैमिली के बाद जो दूसरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है वो कौन सी है? दूसरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। दूसरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन कौन सी है? दूसरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके 2 लेवल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 लेवल्स देखने को मिलते हैं? एक देखने को मिलता है प्राइमरी लेवल। एक कौन सा लेवल देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है प्राइमरी लेवल और दूसरा देखने को मिलता है हायर लेवल। दूसरा कौन सा लेवल देखने को मिलता है? दूसरा देखने को मिलता है हायर लेवल। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके अंदर हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर के बारे में। और आपको ये समझ में आता है कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ा हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं अपने टीचर से।
तो टीचर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर के बारे में। रोल ऑफ टीचर के बाद हम बात करेंगे रोल ऑफ कंटेंट के बारे में। जो बच्चा है उसको क्या पढ़ाया जा रहा है, उसको क्या सिखाया जा रहा है, उसको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो हम बात करेंगे रोल ऑफ कंटेंट के बारे में। और रोल ऑफ कंटेंट के बाद हम बात करेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। हम पढ़ेंगे को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। और को करिकुलर एक्टिविटीज के बाद हम बात करेंगे पीयर ग्रुप्स के बारे में। पीयर ग्रुप्स कह लो या दोस्त कह लो या फिर गैंग कह लो। और आपको ये समझ में आता है कि ये जो दोस्त होते हैं, ये जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। पहली एजेंसी है फैमिली, दूसरी एजेंसी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, और तीसरी एजेंसी है सोसाइटी। ये जो सोसाइटी होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। और सोसाइटी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया के बारे में। मीडिया हमें किस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, मीडिया हमें किस तरीके से शेप करता है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। मीडिया के बाद हम बात करेंगे सिनेमा के बारे में। सिनेमा और टीवी का क्या रोल है, उस सब के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और सिनेमा और टीवी के बाद हम बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में। आज की ये जो जनरेशन है इसके सोशलाइजेशन के प्रोसेस में सोशल मीडिया का बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। तो सोशल मीडिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और जो चौथी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन है वो है रिलीजन। रिलीजन भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। इन चारों एजेंसीज के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ फैमिली के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ फैमिली के बारे में। फैमिली का क्या रोल होता है सोशलाइजेशन के प्रोसेस में। आपको ये समझ में आता है कि फैमिली इज द इनफॉर्मल एजेंसी। फैमिली is the informal agency of socialization. Family is the informal agency of socialization. Informal agency है, लेकिन family is the most fundamental. Family is the most fundamental, is the most fundamental agency, most fundamental agency in shaping the values. Family is the most fundamental agency in shaping the values. ये जो फैमिली है, इट इज द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये जो फैमिली है, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन शेपिंग द वैल्यूज। हमें ये समझ में आता है कि हमारी जो पर्सनैलिटी है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो बचपन में फॉर्म हो जाता है। बड़े होने के बाद उसमें थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। बचपन में ज़्यादातर हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है, और बचपन में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका रहता है? फैमिली का रहता है। तो एक तो फैमिली इज द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, दूसरा फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन शेपिंग द वैल्यूज, और तीसरा ये जो फैमिली है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज द most important agency in the formative
फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। बच्चे के जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी होती है फैमिली। इनफैक्ट लगभग 3 से 4 साल की उम्र तक, लगभग 3 से 4 साल की उम्र तक बच्चे के ऊपर पूरा पूरा इन्फ्लुएंस फैमिली का होता है। पूरा पूरा, या फिर ये कहें कि बच्चे के ऊपर 100% इन्फ्लुएंस फैमिली का होता है। लगभग 4 साल की उम्र में या 5 साल की उम्र में बच्चा जो है वो पहली बार स्कूल जाता है और पहली बार उसके ऊपर थोड़ा बहुत स्कूल का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, लगभग 3 से 4 साल की उम्र तक 100% इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर किसका होता है? फैमिली का होता है। और लगभग 4 साल से लेकर 12 से 13 साल की उम्र तक फैमिली का मेजर रोल देखने को मिलता है। फैमिली का मेजर रोल देखने को मिलता है। 13 साल की उम्र में, 14 साल की उम्र में सबसे पहली बार बच्चे में थोड़ा बहुत रिवेलियस टेंडेंसीज देखने को मिलती हैं। 12 साल की उम्र तक, 13 साल की उम्र तक बच्चे के ऊपर लगभग पूरा पूरा कंट्रोल, लगभग पूरा पूरा इन्फ्लुएंस फैमिली का देखने को मिलता है। तो लगभग 13 साल की उम्र तक फैमिली का मेजर रोल होता है। रोल ऑफ फैमिली में बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो फैमिली इज द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। दूसरा, फैमिली इज द मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन शेपिंग द वैल्यूज। तीसरा, फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी इन द फॉर्मेटिव ईयर्स। फैमिली के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। और जब बात होती है पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में तो कई सारी पेरेंटिंग स्टाइल्स देखने को मिलती हैं, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। और मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स की अगर बात करें तो 3 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 3 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स देखने को मिलती हैं? सबसे पहले बात होती है अथॉरिटेटिव के बारे में। सबसे पहले बात होती है अथॉरिटेटिव के बारे में। फिर दूसरे नंबर पे बात होती है डेमोक्रेटिक के बारे में। दूसरे नंबर पे बात होती है डेमोक्रेटिक के बारे में। और तीसरे नंबर पे बात होती है परमिसिव के बारे में। तीसरे नंबर पे बात होती है परमिसिव के बारे में। मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बात होती है अथॉरिटेटिव के बारे में, फिर बात होती है डेमोक्रेटिक के बारे में, और फिर बात होती है परमिसिव के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है? नाम से ही क्लियर है। ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने वैल्यूज को बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं। स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग देखने को मिलती है और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने वैल्यूज को बच्चों के ऊपर इम्पोज करते हैं। तो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में द पेरेंट्स impose their values on the children. The parents impose their values on the children. पेरेंट्स बच्चों के ऊपर अपने वैल्यूज को इम्पोज करते हैं। अब खुद ही सोच के देखो कि ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे के पास में ऑटोनॉमी होगी या नहीं होगी? बड़ा सिंपल सा आंसर है, ऐसे पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे के पास में ऑटोनॉमी
बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें बच्चे के पास में कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। पेरेंट्स अपने वैल्यूज को बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं। बच्चे के पास में कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। और ऐसे में ये जो बच्चा है, इस बच्चे के साथ में दो सिनेरियोज हो सकते हैं। कौन कौन से दो सिनेरियोज हो सकते हैं? या तो ये जो बच्चा है, ये बहुत ही ज़्यादा, ये हद से ज़्यादा कंप्लाइंट हो जाएगा, जी हजूरी करने लगेगा। या फिर ये जो बच्चा है, ये बहुत ही ज़्यादा, ये हद से ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाएगा। अगर ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा कंप्लाइंट हो गया, तो ये जो बच्चा है, ये सबमिसिव होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियस सी बात है, ये जो बच्चा है, ये सबमिसिव होगा। ये जो बच्चा है, इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी। ये जो बच्चा है, इसकी जो डिसीजन मेकिंग है, वो एकदम स्ट्रांग होगी या पुअर होगी? बट ऑब्वियस सी बात है, डिसीजन मेकिंग जो है वो पुअर होगी। ये जो बच्चा है, इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी होगी या नहीं होगी? जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, वो ना के बराबर होगी, नेग्लिजिबल होगी। तो अगर ये बच्चा हद से ज़्यादा कंप्लाइंट हो गया, तो इस सबमिसिव होगा। इसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं देखने को मिलेगा। इसकी डिसीजन मेकिंग बेहद पुअर होगी। और इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ना के बराबर देखने को मिलेगी। और अगर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो गया, तो ये जो बच्चा है, इसमें ऑटोक्रिटिक टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। इसमें ऑटोक्रिटिक टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। ये जो बच्चा है, इसमें टॉलरेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा या कमी देखने को मिलेगी? इसमें टॉलरेंस की बेहद कमी देखने को मिलेगी। ये जो बच्चा है, इसमें रिबेलियस एटीट्यूड होगा या नहीं होगा? बट ऑब्वियसली बात है, इसमें रिबेलियस एटीट्यूड होगा। ये जो बच्चा है, इसके साथ में कंपैरेटिवली ज़्यादा एंगर इश्यूज देखने को मिलेंगे। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या होती है? ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें पेरेंट्स अपने वैल्यूज को बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं। बच्चे के पास में अपनी कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है। और ऐसे सिनेरियो में या तो बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट हो जाता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कंप्लाइंट हो जाए, तो ये जो बच्चा है, ये सबमिसिव होगा। इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखने को मिलेगी। इसकी जो डिसीजन मेकिंग है, वो बेहद पुअर होगी। और इसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी ना के बराबर देखने को मिलेगी। या फिर ये बच्चा बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हो जाएगा। और अगर हॉस्टाइल हो गया, तो इसमें ऑटोक्रेटिक टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। टॉलरेंस ना के बराबर देखने को मिलेगा। रिबेलियस एटीट्यूड देखने को मिलेगा। और ये जो बच्चा है, इसमें एंगर इश्यूज भी देखने को मिलेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि हमारी कंट्री में ज़्यादातर जो पेरेंट्स हैं, वो इसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं। अब जो नए नए पेरेंट्स बन रहे हैं, वो शायद ना हो, लेकिन जो पुराने वाले पेरेंट्स हैं, वो तो मेरे हिसाब से 100% अथॉरिटेटिव होते हैं। अच्छा, ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, ये अगर अमेरिका वगैरह चली जाएं, तो बड़ा मज़ा आता है। बिकॉज अमेरिका में अलग रूल्स हैं। वहाँ पे तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि अगर आपने बच्चे को आंख भी दिखा दी, तो बच्चा 911 डायल कर देता है। और ऐसे पेरेंट्स इंडियन बाय नेचर, इन्होंने बचपन से ही देखा है कि अथॉरिटेटिव होना है। ये अपने बच्चे के साथ में भी अथॉरिटेटिव होना चाहते हैं, लेकिन डर है 911। इनका जो बच्चा है, वो पर्दे फाड़ रहा है, वो सोफा फाड़ रहा है, वो बर्तन तोड़ रहा है। इनको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है। मन तो ऐसा कर रहा है कि धो दिया जाए इसको, कूट दो इसको, लेकिन नहीं कर सकते। गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाते हैं, बिकॉज डर है। जैसे ही बोला
बेटा ये सब मत करो। पापा, लोअर डाउन योर टोन, अदरवाइज 911। पापा चुपचाप बैठ जाते हैं, वरना तो पंगा हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी, सुनाएगी, हो सकता है साथ में ले जाए। लेकिन ये जो पेरेंट्स हैं, ये अगर बाई चांस इंडिया है तो प्लेन तक 911 इनको याद रहता है। प्लेन में भी इनका बच्चा खूब उधम कर रहा है, सामान तोड़ रहा है, इधर उधर के पैसेंजर्स को परेशान कर रहा है, लेकिन डर है, चुपचाप बैठे हुए हैं। ये पेरेंट्स जैसे ही एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, इनका सबसे पहला काम होता है बच्चे की धुनाई करना। बस प्रोग्राम शुरू, कूटना शुरू, मारना शुरू। जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो पूछते हैं, "अरे भाई साहब क्या हुआ, क्यों पीट रहे हो?" अरे बस ऐसे ही मन कर रहा है। 2 साल हो गए, 2 साल से गुस्सा अंदर ही अंदर दबाए हुआ है, या मौका मिला है, बस कूट रहे हैं। 5-6 दिन अगर रुक गए तो सुबह दोपहर शाम डाइट के तौर पे 2 थप्पड़ मार देंगे, 4 थप्पड़ मार दिए। और ये बच्चा टेंशन में रहता है, यार कल तक तो पापा कुछ नहीं बोल रहे थे और आज कूट रहे हैं। और पापा कूटते कूटते कह रहे हैं कि डायल कर 911। बच्चा रो रहा है, इसको भी समझ में आ रहा है कि गलत फंस गए, गलत आ गए। अच्छा जब वापस जा रहे होते हैं तो एयरपोर्ट पे जाते जाते एक बार कूट लेते हैं कि आखिरी मौका है, कूट लो। एयरपोर्ट पे कूट लेंगे और फिर जैसे ही प्लेन में बैठेंगे वैसे ही चुप हो जाएंगे। 911। ये जो पेरेंट्स हैं, ये बड़े ही खूबसूरत लोग होते हैं हालांकि, क्योंकि सिचुएशन तो वो है तो इंडियन, अंदर से तो ये अथॉरिटेटिव हैं, लेकिन वहां कुछ कर नहीं सकते हैं। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। दूसरा है डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल। ये जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल होती है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है। जो पेरेंट्स होते हैं और जो बच्चे होते हैं, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है। और पेरेंट्स और बच्चों का ये जो रिलेशन है, ये बना होता है ट्रस्ट के ऊपर, ये बना होता है रिस्पेक्ट के ऊपर, ये बना होता है टॉलरेंस के ऊपर, ये बना होता है ओपननेस के ऊपर, ये बना होता है रिसेप्टिविटी के ऊपर। ऐसी कई सारी पॉजिटिव वैल्यूज डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल में देखने को मिलती हैं। और आप खुद ही सोच सकते हो कि ये जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो बच्चा होगा उसमें कैसी वैल्यूज देखने को मिलेंगी। इसमें जो बच्चा होगा, इसमें ट्रस्ट देखने को मिलेगा, इसमें रिस्पेक्ट नाम की वैल्यू देखने को मिलेगी, इसमें टॉलरेंस नाम की वैल्यू देखने को मिलेगी, इसमें ओपननेस नाम की वैल्यू देखने को मिलेगी, इसमें रिसेप्टिविटी देखने को मिलेगी। ये जो बच्चा है, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा या लो होगा, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा। ये जो बच्चा है, ये इजीली शेयर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये इजीली शेयर कर पाएगा। अच्छा, हमारी जो कंट्री है वो ऐसे दौर से गुजर रही है कि कई सारे पेरेंट्स जो हैं, ऐसा लगता है उनको देख के कि वो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे कंट्री में आज भी जो पेरेंट्स हैं वो अथॉरिटेटिव होते हैं, लेकिन हाँ डेमोक्रेटिक होने का नाटक करते हैं। बस बोलेंगे अपने बच्चे के सामने कि बेटा आई एम योर फ्रेंड, बेटा मेरे साथ आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, बेटा टेंशन नहीं लेनी है, मुझे दोस्ती समझो। और जैसे ही आप दोस्त समझने लगोगे, आप खुलने लगोगे, ये जो पापा हैं ये बगल में डंडा रखते हैं और डंडे पे भी तेल लगाया होता है उन्होंने। और जैसे ही आपने लाइन क्रॉस करी, पापा बाप हो जाते हैं। कब डेमोक्रेटिक से अथॉरिटेटिव हो गए आपको पता ही नहीं चलता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एकदम धोखे में नहीं आना है। जब तक 100% श्योर ना हो जाए कि आपके पेरेंट्स डेमोक्रेटिक हैं ट्रू सेंस में, तब तक कोशिश भी मत करना, चाहे कितना ही बोले आपको कि आपके दोस्त हैं, आपकी सारी बात सुनेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कब हवा बदल गई। आपने शेयर करने की शुरुआत करी,
और एक लाइन क्रॉस करी, ये फटक से अथॉरिटेटिव वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। तो बच के रहना, पेरेंट्स हैं, चालाक होते हैं, सारी बातें निकलवा लेंगे और फिर बहुत कूटेंगे। और तीसरा, परमिसिव। ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें जो पेरेंट्स होते हैं दे डू नॉट केयर अबाउट द चाइल्ड, दे डू नॉट केयर अबाउट द चाइल्ड। इनको बच्चे से कोई मतलब ही नहीं होता है। आजकल आपने सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है मार्केट में जिसको बुलाया जाता है डिंक्स। डिंक्स का मतलब होता है डबल इनकम नो किड्स। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो डिंक्स नाम का कॉन्सेप्ट है, उससे पहले देखने को मिलते होंगे ये परमिसिव पेरेंट्स। बेसिकली शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, लेकिन अब बच्चे से कोई मतलब नहीं है। डिंक्स में तो कह ही रहे हैं ना कि डबल इनकम नो किड्स, कि हम इनकम को डबल करेंगे और बच्चा पैदा नहीं करेंगे। और अब तो डिंक्स की भी बात नहीं है, अब तो ये जो मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन है, इसमें किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये कितना और किस तरीके से सरवाइव करेगा, क्या फॉर्म लेगा, उस पर भी कई सारे सवाल हैं। बिकॉज आजकल अगर आप देख रहे हो तो लोग शादी करने से डरते हैं। सबको डर है कि कहीं जो नीला ड्रम है वो हमारे लिए ना हो, और लड़कियों को अपना डर है। तो आजकल तो लोग सोच रहे हैं कि बस पैसे वैसे कमा लें, जिंदगी जी लें, शादी वादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे चल के हो सकता है 10-15 साल के बाद ये जो मैरिज एज अ इंस्टीट्यूशन है, ये बेहद ना के बराबर देखने को मिले। लेकिन हाँ, डिंग्स तो आजकल आमतौर पे देखने को मिलता है। ये जो मेट्रो सिटीज़ हैं, इनमें लोग खूब फॉलो करते हैं। और ये जो परमिसिव है, इसमें क्या है कि पेरेंट्स को बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। अब सोच के देखो, ये जो बच्चा है, इसको घर पे प्यार नहीं मिल रहा, इसको घर पे केयर नहीं मिल रही है, तो ये जो बच्चा है, ये बच्चा बहुत हेविली आउटसाइडर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत हेविली आउटसाइडर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और जब ये बच्चा आउटसाइडर्स के ऊपर बहुत हेविली डिपेंड करेगा, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं डिवियंस के। डिवियंस मतलब कि ये अपने रास्ते से भटक जाए। ये जो बच्चा है, हो सकता है ये ड्रग अब्यूज़ में चला जाए, हो सकता है ये जो बच्चा है ये स्मोकिंग करने लगे, ये जो बच्चा है ये दारू वारू पीने लगे। ये जो बच्चा है, इसमें एपैथी देखने को मिलेगी। ये जो बच्चा है, इसमें एपैथी देखने को मिलेगी। ये जो बच्चा है, इसमें नेगलेक्ट देखने को मिलेगा। ये जो बच्चा है, इसमें नेगलेक्ट देखने को मिलेगा। इजी और सिंपल सी बातचीत। सबसे पहले हमने बात की अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने वैल्यूज़ को बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं और बच्चे के पास में कोई भी ऑटोनॉमी नहीं होती है। दूसरा, हमने बात की डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। और ये जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है। और तीसरा, हमने बात की परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। और ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के लिए केयर ही नहीं करते हैं, उनको बच्चे से बहुत ज़्यादा लेना देना होता ही नहीं है। रोल ऑफ फैमिली में सबसे पहले हमने बात की पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में। पेरेंटिंग स्टाइल्स के बाद बात आती है रोल ऑफ मदर के बारे में। रोल ऑफ मदर के बारे में। और ये हम सब ने सुना हुआ है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर। मदर इज द फर्स्ट टीचर। होम इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। और मदर की अगर इंपॉर्टेंस जाननी है तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, माई एंटायर पर्सनैलिटी, माई एंटायर पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय माई टू मदर्स, बायोलॉजिकल मदर पुतली बाई एंड स्पिरिचुअल मदर गीता।
गांधी जी क्या कह रहे हैं? माई एंटायर पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय माई टू मदर्स, बायोलॉजिकल मदर पुतलीबाई एंड स्पिरिचुअल मदर गीता। गांधी जी के अलावा एक और बड़ी फेमस पर्सनैलिटी हुई इब्राहिम लिंकन। और इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा? वट एवर आई एम एंड वट एवर आई विल बी इज बिकॉज ऑफ माई मदर। इब्राहिम लिंकन क्या कह रहे हैं? वट एवर आई एम एंड वट एवर आई विल बी इज बिकॉज ऑफ माई मदर। इनफैक्ट आप छत्रपति शिवाजी राजे का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। छत्रपति शिवाजी राजे, इनके ऊपर भी इनकी मदर का बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस था। एक ब्रिटिश साइकेट्रिस्ट हुए जिनका नाम क्या है? जॉन बॉल्बी। क्या नाम है? जॉन बॉल्बी। और ये जो जॉन बॉल्बी है, इन्होंने रिसर्च के थ्रू ये प्रूव किया कि जिन बच्चों को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिलता है उनमें ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी देखने को मिलती है। जॉन बॉल्बी क्या कह रहे हैं कि जिन बच्चों को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिलता है उनमें ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी देखने को मिलती है। और यहां से आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मदर समझ में आती है। मदर इज द फर्स्ट टीचर। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा कि माई एंटायर पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय माई टू मदर्स, बायोलॉजिकल मदर पुतलीबाई एंड स्पिरिचुअल मदर गीता। इब्राहिम लिंकन ने क्या कहा? वट एवर आई एम एंड वट एवर आई विल बी इज बिकॉज ऑफ माई मदर। और जॉन वॉल्बी क्या कह रहे हैं कि जिन बच्चों को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिलता है उनमें ज्यादा क्रिमिनल टेंडेंसी देखने को मिलती है। इसके बाद बात आती है रोल ऑफ फादर के बारे में। और हमें ये पता है कि हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में जीते हैं और पेट्रियार्कल सोसाइटी में फादर बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सोचो, एक घर में फादर कैसे बिहेव कर रहे हैं मदर के साथ में, मदर को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मदर के साथ में इक्वल्स वाला रिलेशन है या नहीं है, आउटसाइडर्स को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस घर में जो बच्चे हैं उनके अंदर कैसी वैल्यूज आने वाली हैं। फॉर एग्जाम्पल, फादर अगर मदर को इक्वल्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, अगर फादर पैट्रियार्की नहीं दिखाते हैं, अगर मदर बराबर का हक रखती है उस घर में, से रखती है उस घर में, अगर फादर आउटसाइडर्स को इज्जत के साथ में ट्रीट करते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको डिसेंसी के साथ में ट्रीट करते हैं, तो इनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी यही वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर फादर ऐसे हैं कि अपनी बीवी को मारते हैं, पीटते हैं, उनको गाली वाली दे देते हैं, हर गलती के लिए उनको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, और ऐसा देखने को मिलता है आमतौर पर छोटे शहरों में, गांवों में ये देखने को मिलता है कि पति अपनी पत्नी को पीट रहा है और छोटा सा बच्चा देख रहा है। ये जो बच्चा है इसके अंदर क्या वैल्यूज आएंगी? ये समझेगा वुमेन एम्पावरमेंट को? ये नहीं समझेगा वुमेन एम्पावरमेंट को। इसकी समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज ये बचपन से अपने फादर को देख रहा है। तो फादर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। देखो, रोल ऑफ फैमिली में एक तो हमने बात की पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा रोल ऑफ मदर के बारे में, और तीसरा हमने बात की रोल ऑफ फादर के बारे में। एक चीज और, ये जो फैमिली है इससे हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं? ये जो फैमिली है इससे हमें कौन सी वैल्यूज मिलती हैं? देखो, फैमिली से हमें बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज जैसे फैमिली से हमें कलेक्टिविज्म की वैल्यू मिलती है। कलेक्टिविज्म की वैल्यू हमें कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है। फैमिली से हमें रिस्पेक्ट की वैल्यू मिलती है। हम रिस्पेक्ट करना सबसे पहले फैमिली से सीखते हैं।
फैमिली से हमें लव की वैल्यू मिलती है, लव की वैल्यू हमें फैमिली से मिलती है। फैमिली से हमें सेक्रीफाइस की वैल्यू मिलती है। भाई छोटा भाई है, छोटी बहन है, उसको चॉकलेट चाहिए और घर में एक ही चॉकलेट है, तो आप बोल देते हो तू खा ले। ये जो सेक्रीफाइस की वैल्यू है, ये भी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी हमें फैमिली से मिलती है। ये जो फैमिली है, इससे हमें एक कंपैशन की भी वैल्यू मिलती है, इन द सेंस कि जब किसी और को दर्द हो रहा हो, दुख हो रहा हो, कोई परेशान हो रहा हो, तो हम उसके दर्द को समझ पाएं और उसके दर्द को क्योर करने के लिए कुछ एक्शन लें। तो ये जो कंपैशन की वैल्यू है, ये भी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी हमें फैमिली से मिलती है। तो ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं वो हमें फैमिली से मिलती हैं। और भी बहुत सारी वैल्यूज इसमें लिखी जा सकती हैं। फैमिली से हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती हैं। फैमिली से हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती हैं, जैसे कास्टिज्म। जैसे कास्टिज्म, ये जो कास्टिज्म है, इसको हमें कोई सिखाता नहीं है, लेकिन हाँ, हम अपने फैमिली में देखते हैं, हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हैं, और धीरे धीरे हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब कब कास्टिस्ट हो गए। तो ये जो कास्टिज्म है, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, वो हमें कहाँ से मिलती है? फैमिली से मिलती है। फैमिली से हमें कम्युनलिज्म की वैल्यू मिलती है। फैमिली से हमें कम्युनलिज्म की वैल्यू मिलती है। आपने देखा होगा कई घरों में ऐसा होता है, पापा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, ताऊ बैठे हैं, दादाजी बैठे हैं, और एक कम्युनिटी को गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कम्युनिटी बहुत घटिया है। एक छोटा सा बच्चा है, वो बचपन से ऐसी बातें सुन रहा है, उस बेचारे को पता भी नहीं चलेगा कि वो कब कब कम्युनल हो गया। ये जो फैमिली है, इस समय रेसिज्म की भी वैल्यू मिलती है, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो फैमिली से हमें बहुत सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, लेकिन फैमिली से हमें कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती हैं। देखो, इजी और सिंपल सी बातचीत, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्या बात की? हमने बात करी कि ये जो फैमिली है, इट इज द इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। दूसरा, ये जो फैमिली है, इट इज मोस्ट फंडामेंटल एजेंसी इन शेपिंग द वैल्यूज। तीसरा, ये जो फैमिली है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंसी इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द चाइल्ड। फिर इस फैमिली के अंदर हमने सबसे पहले बात की पेरेंटिंग स्टाइल्स के बारे में, और पेरेंटिंग स्टाइल्स के अंदर सबसे पहले हमने बात की अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। ये जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है, इसके अंदर पेरेंट्स जो हैं वो अपनी वैल्यूज को बच्चे के ऊपर इम्पोज करते हैं। बच्चे के पास में कोई ऑटोनॉमी नहीं होती है। दूसरा, हमने बात की डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। ये जो डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल है, इसमें पेरेंट्स और बच्चों के बीच में फ्रेंडली रिलेशन देखने को मिलता है। और तीसरा, हमने बात की परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में। और ये जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल है, इसके अंदर जो पेरेंट्स होते हैं, दे डू नॉट केयर अबाउट देयर चाइल्ड। उनको बच्चे से कोई मतलब ही नहीं होता। उसके बाद हमने बात की रोल ऑफ मदर के बारे में। मदर इज द फर्स्ट टीचर, होम इज द फर्स्ट स्कूल। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने कहा, माई एंटायर पर्सनैलिटी इज शेप्ड बाय माई टू मदर्स, बायोलॉजिकल मदर एंड स्पिरिचुअल मदर। अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? वॉट एवर आई एम एंड वॉट एवर आई विल बी इज बिकॉज ऑफ माई मदर। और जॉन वॉल्वी क्या कह रहे हैं कि जिन बच्चों को बचपन में माँ का प्यार नहीं मिलता है, उनमें क्रिमिनल टेंडेंसीज ज़्यादा देखने को मिलती हैं। फिर इसके बाद हमने बात की रोल ऑफ फादर के बारे में। फादर किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, फादर किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, उसका बड़ा हैवी इन्फ्लुएंस होता है बच्चों के वैल्यू सिस्टम के ऊपर। और फाइनली हमने देखा कि ये जो फैमिली है, इससे हमें क्या पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं और क्या नेगेटिव वैल्यूज मिलती हैं।
पॉजिटिव वैल्यूज बहुत सारी मिलती हैं और कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी मिलती हैं। इसके बाद बात आती है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशलाइजेशन के प्रोसेस में व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देखो, ये हमें समझ में आता है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर द फॉर्मल एजेंसी, दे आर द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। और ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे एक्ट एज ब्रिज बिटवीन दी फैमिली एंड सोसाइटी। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज ब्रिज बिटवीन दी फैमिली एंड दी सोसाइटी। जो बच्चा होता है वो ट्रू सेंस में आउटसाइड वर्ल्ड के टच में स्कूल के थ्रू आता है। 4-5 साल का छोटा सा बच्चा फैमिली एनवायरनमेंट से निकल के पहली बार ट्रू सेंस में जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसके टच में आता है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, थ्रू स्कूल। तो ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे एक्ट एज ब्रिज बिटवीन फैमिली एंड सोसाइटी। अच्छा, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनमें 2 लेवल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 2 लेवल्स देखने को मिलते हैं? एक प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल जो स्कूल का लेवल होता है। और ये जो प्राइमरी लेवल होता है इट इज द मोस्ट फंडामेंटल, इट इज द मोस्ट फंडामेंटल, it is the most fundamental in shaping the values, it is the most fundamental in shaping the values। फैमिली के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा फंडामेंटल है इन शेपिंग द वैल्यूज ऑफ अ चाइल्ड तो वो है प्राइमरी लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ये जो प्राइमरी लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके थ्रू बच्चे को कौन कौन सी वैल्यूज मिलती हैं? इनके थ्रू बच्चे को सबसे पहली बार डिसिप्लिन नाम की जो वैल्यू है उसके बारे में पता चलता है। बच्चा स्कूल जाता है और बच्चे को समझ में आता है कि डिसिप्लिन में बैठना होता है, घर पे तो कुछ भी कर रहा होता। तो ये जो डिसिप्लिन नाम की वैल्यू है ये बच्चे के अंदर सबसे पहली बार स्कूल में देखने को मिलती है। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसके अंदर पंक्चुअलिटी नाम की जो वैल्यू है वो देखने को मिलती है। टाइम पे जाना है, टाइम पे लंच होगा, टाइम पे पीरियड खत्म होगा। तो ये जो पंक्चुअलिटी नाम की वैल्यू है ये भी बच्चे में स्कूल में देखने को मिलती है। इसके अलावा ओबीडियंस नाम की वैल्यू, ओबीडियंस नाम की जो वैल्यू है वो भी बच्चे में सबसे पहली बार स्कूल में देखने को मिलती है। टीचर जो कहेगा उसको ओबे करना है। फिर इसके अलावा हार्डवर्क नाम की वैल्यू, टीचर ने होमवर्क दिया आपको वो होमवर्क करना है। ये जो हार्डवर्क नाम की वैल्यू है ये भी बच्चे में स्कूल में डेवलप होने की शुरुआत करती है। इसके अलावा ब्रदरहुड, ब्रदरहुड या फिर जो लड़कियां हैं उनको बोलना चाहिए सिस्टरहुड। सबसे पहली बार ये जो मटर के दाने होते हैं छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से बच्चे, इनके दोस्त बनने लगते हैं, इनके भाई बनने लगते हैं, इनकी सहेलियां बनने लगती हैं। ये जो ब्रदरहुड नाम की वैल्यू है ये भी सबसे पहली बार स्कूल में डेवलप होने की शुरुआत करती है। और दूसरा लेवल कौन सा है? दूसरा लेवल है हायर लेवल।
दूसरा लेवल है बेसिकली कॉलेज वाला लेवल। और आपको ये समझ में आता है कि जब तक हम कॉलेज में आते हैं तब तक ऑलमोस्ट हमारी पूरी की पूरी जो पर्सनैलिटी है वो बन चुकी होती है। कॉलेज में माइन्यूट चेंजेस हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारा जो वैल्यू सिस्टम है, वो लार्जली अब तक बन चुका होता है। तो कॉलेज वगैरह में ये जो हायर लेवल्स हैं इनमें बात होती है प्रोफेशनल वैल्यूज़ के बारे में। बात होती है प्रोफेशनल वैल्यूज़ के बारे में। बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो तो ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी होती हैं, लेकिन हाँ, प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो हैं वो डेवलप होती हैं। जो वर्क एथिक्स है वो भी कुछ कुछ हद तक ये जो हायर लेवल है इसके दौरान डेवलप होने की शुरुआत करता है। अच्छा, ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है ये किस तरीके का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका वैल्यू सिस्टम कैसा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है रिलीजियस, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है रिलीजियस और दूसरा हो सकता है सेक्युलर। रिलीजियस जैसे मदरसे होते हैं, जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल्स होते हैं, जैसे शिशु विद्या मंदिर है, ये रिलीजियस स्कूल्स हैं। अब इमेजिन करो कोई ऐसा बच्चा है जो कि रिलीजियस स्कूल में पढ़ा है और कोई ऐसा बच्चा है जो कि सेक्युलर स्कूल में पढ़ा है। इन दोनों में से कंपैरेटिवली कम्युनलिज्म की जो वैल्यू है जो कि नेगेटिव है वो किस में ज़्यादा देखने को मिलेगी? वो जो बच्चा रिलीजियस स्कूल में पढ़ा है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो आप कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हो वो भी शेप करता है आपके वैल्यू सिस्टम को। या फिर मान लेते हैं एक स्कूल है कोएड और एक दूसरा स्कूल है जो कि या तो ओनली बॉयज है या फिर ओनली गर्ल्स है। इमेजिन करो ओनली बॉयज स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का है और इसका एडमिशन हो गया ड्यू में। पहली बार ड्यू पहुंचा है, पहली बार इसने लड़कियां देखी हैं, ये पागल हो जाएगा, इसका दिमाग खराब हो जाएगा, इसको हैंडल करना आएगा ही नहीं। लड़कियों के साथ में भी ऐसा होता है, अगर ओनली गर्ल्स से पढ़ी हुई लड़की है तो ये बेचारा बात ही नहीं कर पाएगा लड़कियों से। मतलब इसके दोस्त शर्त लगा रहे होंगे आपस में कि जा जा बात करके दिखा, जा जा कॉपी मांग के दिखा। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एक सिंपल सी कॉपी मांग ले, बिकॉज इसको पता ही नहीं है, इसके दिमाग में जेंडर है। अगर आप कोएड में पढ़े हो और ट्रू सेंस में जो कोएड होता है उसमें पढ़े हो तो आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, लड़की हो चाहे लड़का हो, आपको मतलब है कॉपी मांगने से। ये जो लड़का है जो ओनली बॉयज स्कूल में पढ़ के गया है और ये चला गया दिल्ली, ये पहली बार किसी लड़की को सिगरेट पीते हुए देखेगा चौराहे पे, वो भी 4 लड़कों के साथ में, ये तो घबरा जाएगा, कांप जाएगा, क्या है रब्बा ये क्या हो रहा है, और जजमेंट पास कर देगा लड़की के बारे में कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर वो ओनली बॉयज स्कूल में पढ़ा है, उसको पता ही नहीं है कि ये जो सामने है ये भी इंसान है। अपोजिट जेंडर है तो क्या हुआ, है तो इंसानी, वही सांस ले रही है, वही खाना खा रही है, वही जिंदगी जी रही है, वही सब कुछ है, वही नाक है, वही आंख है, वही बोलना है, वही इमोशंस हैं, वही फीलिंग्स हैं। तो इसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़े। आपका वैल्यू सिस्टम आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से शेप होता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ टीचर के बारे में। टीचर का क्या रोल होता है? देखो, हमें ये समझ में आता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने टीचर्स से बहुत हेविली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। ये जो मेरा भतीजा है छोटा सा, इसके स्कूल में इसके टीचर हैं जिनका नाम है रेखा मैडम, और ये रेखा मैडम के पीछे पागल है, भगवान मानता है उसको।
मतलब इस हद तक भगवान मानता है कि रेखा मैडम ने अगर कुछ गलती कर दी और हमने बोल दिया कि बेटा ये गलत है, तो ऐसे गुस्से से देखेगा कि मेली मैडम को गलत बताया। मेली मैडम गलत नहीं है, आप गलत हो, आप गलत हो, तू लग जा, मेली मैडम एकदम सही है। और हम हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई कॉपी वॉपी फाड़ने लगता है कि मैडम को गलत बोल कैसे दिया। ये जो मैडम है, इसकी मैडम ने सीबीएसई स्कूल है, तो कुछ करके ले गया होगा होमवर्क वगैरह, तो इसके हाथ पे स्टार बना दिया। अगला 2 दिन तक ऐसे हाथ लेके घूमता रहा कि मेली मैडम ने स्टार बनाया है। सोच रहे हो कितना हैवी इन्फ्लुएंस होता है टीचर्स का बच्चों के ऊपर। तो ये जो टीचर्स हैं, ये किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, ये जो टीचर्स हैं ये किस तरीके से कंडक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बच्चा इस टीचर को रिलीजियसली फॉलो कर रहा है उसके अंदर कैसा वैल्यू सिस्टम डेवलप होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टीचर है, अगर इसमें बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की वैल्यू है, तो जो बच्चा इसको नोटिस कर रहा है उसमें भी टॉलरेंस की वैल्यू हाई होने की प्रोबेबिलिटी है। ये जो टीचर है, अगर इसके अंदर पेशेंस देखने को मिलता है, तो जो बच्चा इसको नोटिस कर रहा है उसके अंदर भी पेशेंस नाम की वैल्यू देखने को मिलेगी। अगर ये टीचर खुद हार्डवर्क करता है, खुद डिसिप्लिन में रहता है, तो जो बच्चा इसको नोटिस कर रहा है प्रोबेबिलिटी है कि उसके अंदर भी हार्डवर्क नाम की वैल्यू, डिसिप्लिन नाम की वैल्यू देखने को मिलेगी। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर ये जो टीचर है, ये टीचर कास्टिस्ट है, ये टीचर जो है वो कास्टिस्ट है, या फिर ये जो टीचर है वो जेंडर इनसेंसिटिव है, वो जेंडर इनसेंसिटिव है, या फिर ये जो टीचर है वो कम्युनल है, वो कम्युनल है, या फिर ये जो टीचर है वो रेसिस्ट है, तो जो बच्चा इसको नोटिस कर रहा है उसके ऊपर भी अनडिजायरेबल सोशलाइजेशन देखने को मिलेगा। वो जो बच्चा है उसमें भी कास्टिस्ट टेंडेंसी देखने को मिलेगी, वो भी जेंडर इनसेंसिटिव हो जाएगा, उसमें भी कम्युनल टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी, उसमें भी रेसिस्ट टेंडेंसीज देखने को मिलेंगी। तो टीचर्स को बेहद केयरफुल रहने की ज़रूरत होती है, बेहद केयरफुली बिहेव करने की ज़रूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स होते हैं वो या तो कास्टिस्ट होते हैं, या जेंडर इनसेंसिटिव होते हैं, या कम्युनल होते हैं, या रेसिस्ट होते हैं, और या तो मैं बोल रहा हूँ ये चारों ही होते हैं। आम तौर पे देखने को मिलता है अगर आप थोड़ा ढंग से नोटिस करो तो। और उसका एक रीज़न तो ये है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है, और दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है कि जो टीचर्स हैं इनको एडुकेट ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। आप देख ही रहे हो, बीएड वगैरह के बेसिस पे टीचर्स जो हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और बीएड जो है वो पैसे दे के हो जाती है, कॉलेज जाना भी नहीं पड़ता है। तो जो टीचर्स हैं उनको एडुकेट ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही है, और इसलिए ये जो टीचर्स हैं इनमें कास्टिस्ट टेंडेंसी देखने को मिलती है, कम्युनल टेंडेंसी देखने को मिलती है, ये जेंडर इनसेंसिटिव होते हैं, और ये बच्चों के लिए बेहद हार्मफुल है। एक और प्रॉब्लम है, जो टीचर्स होते हैं वो आम तौर पे किसी न किसी बच्चे को लेवल कर देते हैं, हंसी मजाक में भी कर देंगे। कोई मोटा सा बच्चा बैठा हुआ है और उसको बोल देंगे ओ मोटू, ये कोई सांवला सा काला सा लड़का बैठा हुआ है, ओ कल्लू। अच्छा, आपको सरप्राइज लगेगा, लेकिन छोटे शहरों में, गाँव में ऐसा होता है, बोल देते हैं ओए मोटू, ओए कल्लू। अच्छा, टीचर ने हो सकता है मजाक में बोला हो, लेकिन अब पूरी क्लास के लिए ये जो बच्चा है ये मोटू हो गया, ये जो बच्चा है ये कल्लू हो गया। अब पूरी क्लास, अब पूरा स्कूल इसका मजाक बनाएगा, इसको इसी नाम से बुलाएगा। सोचो,
कितना नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इस बच्चे के वैल्यू सिस्टम के ऊपर। तो टीचर्स को ये ध्यान देना चाहिए कि मजाक में भी किसी बच्चे को वो लेबल ना करें। और इसके अलावा ये जो टीचर्स होते हैं, ये टीचर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। कैसे? एक टीचर है और उससे किसी बच्चे ने डाउट पूछा, और ये जो टीचर है इसने बड़ा खुश होके उसका जो डाउट है इस पे क्लियर किया। ये जो बच्चा है इसने 3-4 सवाल और पूछे, और ये जो टीचर है इसने बड़े प्यार से आंसर दिया और किसी एक आधा क्वेश्चन के लिए मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो कोई दूसरा टीचर है, और ये जो दूसरा टीचर है इसके सामने किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया, खड़ा हुआ, और जैसे ही सवाल पूछने लगा ये टीचर एकदम से बोला, पढ़ो नीचे पढ़ो, ये क्या सवाल है, पढ़ो नीचे, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ, अभी पढ़ो। बदतमीज, क्लास में छाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, पढ़ो नीचे। ये बच्चा जेन्युइन सवाल पूछ रहा था लेकिन टीचर ने सुना ही नहीं और इतना बुरे तरीके से लताड़ा और बिठा दिया। अब सोचो ये जो बच्चा है इसका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल नहीं जाएगा, इसका जो वैल्यू सिस्टम है वो नेगेटिव नहीं होगा। अब ये बच्चा आगे क्वेश्चन पूछने की हिम्मत करेगा या नहीं करेगा? ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चा आगे अब क्वेश्चंस ना पूछे। तो टीचर्स को बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी बच्चे को डिस्करेज ना करें, बिकॉज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, ये जो टीचर्स हैं इनका रोल क्या है? अगर इसके ऊपर आपको लिखने के लिए बोला जाए तो आपके पास में पॉइंटर्स हैं, इन्हीं पॉइंटर्स को आपको लैंग्वेज में लिखना है। अच्छा, टीचर के बाद बात आती है रोल ऑफ कंटेंट के बारे में। बच्चे को किस तरीके का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, किस तरीके का कंटेंट सिखाया जा रहा है, वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कल्चर स्पेसिफिक होना चाहिए। ये जो कंटेंट है ये कल्चर स्पेसिफिक होना चाहिए। कल्चर स्पेसिफिक होना चाहिए इससे मेरा मतलब कि आप मॉडर्न नॉलेज को लेकर आओ, आप जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बताओ, लेकिन साथ के साथ आप ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इंक्लूड करो। आप ये जो नॉलेज है इसको मदर टंग में प्रोवाइड करो, और ये कल्चर स्पेसिफिक होना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ? इमेजिन करो कोई ट्राइबल सोसाइटी है, इस ट्राइबल सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे एक स्कूल खोला गया। ये जो स्कूल है इसमें जो ज्योग्राफी का टीचर है वो बता रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, फॉर द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे ट्राइबल सोसाइटी का एक बच्चा बैठा हुआ है। ये जो ट्राइबल सोसाइटी है ये पूरे तरीके से शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ऊपर डिपेंड करती है। ये बच्चा पढ़ के वापस गया और घर पे जाके अपने मम्मी पापा से बोला कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है ना ये तो बेहद ख़राब होता है, एनवायरनमेंट को इससे नुकसान होता है। अब ये जो मम्मी पापा हैं इस बच्चे को कल स्कूल भेजेंगे क्या? नहीं भेजेंगे। तो ध्यान रखना है कि हाँ, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर आना है, लेकिन ध्यान रखना है कि वो जो एजुकेशन है वो कल्चर स्पेसिफिक हो। वो जो एजुकेशन है उसमें ट्रेडिशनल नॉलेज को भी इंक्लूड किया जाए। दूसरा, एक जो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करने की ज़रूरत है वो क्या है? 360 डिग्री असेसमेंट। हमें 360 डिग्री असेसमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। आजकल क्या होता है, सिर्फ एकेडमिक वैल्यू होती है। कितने नंबर आए? 100 में से 100। कितने नंबर आए? 100 में से 101। एक नंबर राइटिंग का फालतू। कितने नंबर आए? 100 में से 105। अरे भाई, बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, बहुत होशियार बच्चा है,
अच्छा, भले ही किताबें रट के नंबर लाए हो, बाकी भोंदू हो, लेकिन नहीं, 101 नंबर लाया, वो भी 100 में से। बहुत होशियार बच्चा है। बट हम भूल जाते हैं कि ये जो सोसाइटी है, इसमें सिर्फ एकेडमिक वैल्यू नहीं होनी चाहिए, इसमें सॉफ्ट स्किल्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसमें सोशल स्किल्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसमें वोकेशनल स्किल्स की वैल्यू होनी चाहिए, इसमें जो मॉडर्न स्किल्स हैं उनकी वैल्यू होनी चाहिए। कोई बच्चा है, हो सकता है पढ़ने में उतना होशियार ना हो, लेकिन खेलता बहुत अच्छा है। अब देखो, जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जिसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, कोई बच्चा ऐसा है जो कि पेंटिंग में बहुत अच्छा है, कोई बच्चा ऐसा है जो कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको बजाता है, कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास में सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं। ये भी तो स्किल्स हैं, इनको भी तो हमें असेस करना चाहिए, इनको भी तो हमें इंक्लूड करना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक वैल्यू नहीं देनी चाहिए। हाँ, उसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन बात को समझो कि सिर्फ किताबें पढ़ के आप सोसाइटी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। किताबें पढ़ने के साथ साथ बाकी स्किल्स की भी वैल्यू है। हो सकता है कोई बच्चा 101 नंबर लेकर आ रहा हो, लेकिन भोंदू है, बात करना नहीं आता, सोशल होना नहीं आता है, क्या करोगे इस बच्चे का? लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि 100 में से लाता है 85 नंबर, लाता है 80 नंबर, लेकिन हाँ, खेलने में बहुत अच्छा है, सोशल स्किल्स में बहुत अच्छा है। ये जो बच्चा है, ये उस 101 वाले से फार बेटर है। और आजकल तो मैं देखता हूँ यार, 10th का रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, कितनी परसेंट? 99.9%। 99.9%, समझ रहे हो? 10-5 नंबर कटे बस, 100% ला रहे हैं बच्चे। पता नहीं एजुकेशन में कुछ ग्लिच आ गया है, या फिर पता नहीं, मेरे टाइम पे तो 85% आ गई, मिठाई बंटवा दो, टॉपर हो गया, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो गया। यहाँ 99% पे बोल देते हैं कि ड्यू में एडमिशन नहीं मिला है अच्छे कॉलेज में। पता नहीं क्या चल रहा है, क्या रायता फैला हुआ है, क्या है। और ये तो मेरी तो समझ से ही परे है। तो हमें 360 डिग्री असेसमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। और तीसरा, हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का मतलब, कोई टीचर है, फिजिक्स पढ़ाने आया, फिजिक्स पढ़ा रहा है, किताब पढ़ी और पढ़ के चला गया। और एक दूसरा टीचर है जो फिजिक्स का चैप्टर जैसे ही आया उसको पढ़ाया, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट है, उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है, वो भी साथ में करवा रहा है। कौन सा वाला बेटर है? दूसरा वाला बेटर है। ऐसा कहा जाता है कि आप बच्चे को किताब पढ़ा दो, बच्चा सीख लेगा, कुछ टाइम के लिए हो सकता है बच्चे के दिमाग में भी रहे, लेकिन अल्टीमेटली बच्चा भूल जाएगा। लेकिन अगर आप किसी बच्चे को कोई एक्टिविटी करा दो, कोई एक्सपेरिमेंट करा दो, तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उस बच्चे के साथ में जिंदगी भर रहेगा। तो हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने की जरूरत है। देखो, टीचर का रोल क्या है और कंटेंट का रोल क्या है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात आती है को करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में। को करिकुलर एक्टिविटीज, इमेजिन करो कोई बच्चा है जो कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है, जो कि कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, और इस पार्टिसिपेशन की वजह से इस बच्चे के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज देखने को मिलेंगी। खुद ही सोच के देखो, ये जो बच्चा है, इसमें टीम स्पिरिट देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसमें टीम स्पिरिट देखने को मिलेगी, इसमें टीम वर्क देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसमें टीम वर्क देखने को मिलेगा, इसमें लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसमें लीडरशिप क्वालिटी देखने को मिलेगी। ये जो बच्चा है, ये इमोशनली स्टेबल होगा या नहीं होगा? ये बच्चा इमोशनली स्टेबल होगा, ये बच्चा
इमोशनली स्टेबल होगा। कैसे? आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें कभी जीतते हो, कभी हारते हो। जब पहली बार आप जीते, आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जब पहली बार आप हारे, आपको बहुत ज़्यादा दुख हुआ। लेकिन आप लगातार खेल रहे हो, कभी जीत रहे हो, कभी हार रहे हो। तो अब आपको समझ में आ गया है कि जीतना और हारना इज पार्ट ऑफ लाइफ, इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स। तो अब आपके जो इमोशंस हैं वो उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। अब आप इमोशनली स्टेबल रहोगे। ये जो बच्चा है, इसमें ब्रदरहुड देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्रदरहुड फॉर बॉयज एंड सिस्टरहुड फॉर गर्ल्स। बट ऑब्वियस सी बात है, इसमें ब्रदरहुड देखने को मिलेगा। ये जो बच्चा है, इसमें कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। आपने देखा ही होगा आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, जो बच्चे कल्चरल इवेंट्स में पार्ट लिया करते थे, जो बच्चे स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्ट लिया करते थे, उनमें अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता था। तो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की वजह से ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आप लिख सकते हो, लेकिन हाँ, मोटे मोटे तौर पे एग्जाम्पल मैंने बता दिया। और फिर चौथा है पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स या फिर दोस्तों का ग्रुप या फिर आपका अपना गैंग। और ये सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। खूबसूरत होती है बिकॉज आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी जान होते हैं। मतलब मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आपके पास में दो चार अच्छे दोस्त नहीं है तो आप जिंदगी जी नहीं रहे हो। और दोस्त से मतलब ऐसा दोस्त कि उसको रात को 12 बजे फ़ोन करो कि भाई ये काम है और वो तैयार हो। ऐसे दो चार दोस्त आपके पास में होने चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है कि आपके जो दोस्त हैं, आपका जो पीयर ग्रुप है, उसके प्रेशर में नहीं आना है। सबसे दिक्कत वाली बात है कि लोग पीयर प्रेशर में आ जाते हैं और फिर गलत चीज़ें करने लग जाते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है सिगरेट पीना, दारू पीना। आप 10-12 लोगों का ग्रुप है और वो पूरा ग्रुप ऐसा है कि सब सिगरेट पीते हैं, आप नहीं पीते हो। तो सबसे पहले आपको क्या बोला जाएगा कि अरे भाई एक पफ मार ले, कुछ नहीं होता, एक पफ। आप मना करोगे, नहीं 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 नहीं, अरे मार ले यार, क्या जाता है, 11 लोग मार रहे हैं, तू मार लेगा तो क्या हो जाएगा? हम सबको कुछ हुआ क्या? कैंसर हो गया क्या हमें? क्या हेल्दी घूम रहे हैं, देख क्या ग्लो कर रहा है चेहरा, मार ले। आप बोलोगे नहीं, तो फिर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी बातचीत। अबे मर्द नहीं है क्या? अबे मर्द का बच्चा नहीं है क्या? ये मर्द का बच्चा नहीं है, बच्चा है अभी। चल जा छोटू, चाय लेके आ। चल छोटू, पानी लेके आ। फिर आप बोलोगे यार ये सब मत करे। अबे मर्द का बच्चा होता तो मार लेता अब तक पफ। मर्द है ही नहीं तू, है ही नहीं तू लायक, तू नहीं है बिठाने लायक। चल चल छोटू, पानी लेके आ। मतलब पूरे 11 लोग आपको आइसोलेट कर देंगे। और ये जो पीयर प्रेशर होता है, ये बड़ी गंदी चीज होती है। ध्यान रखना, प्रेशर में नहीं आना है। ये सिगरेट पीने से कोई मर्द नहीं बनता है, मर्दानगी इस चीज से प्रूव नहीं होती है। लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रेशर में आ जाते हैं। और बहुत सारे दोस्त तो ऐसे होते हैं, कसम देंगे क्या भाई दोस्त नहीं है, भाई के लिए नहीं पिएगा। अरे दोस्ती की कसम है तुझे, एक पफ मार के देख ले, उसके बाद कभी नहीं बोलूंगा। और इसका तोड़ क्या है? आप भी बोल दो कि तू भाई नहीं है, दोस्ती के लिए तू छोड़ नहीं सकता है। बस फिर देखना इसका चेहरा चुप बैठ जाएगा। तो ध्यान रखना, जिंदगी में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी सेल्फ वर्थ होनी चाहिए, इतना इंसान को सेल्फिश होना चाहिए कि भले ही 11 लोग आपको कहें कि पी ले सिगरेट, पी ले सिगरेट, मर्द का बच्चा नहीं है, मर्द नहीं है, पीना नहीं है आपको। और एक बार अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो ये जो 11 लोग हैं ना, ये अंदर ही अंदर आपके फैन हो जाएंगे। बिकॉज इनको भी दिख रहा है ना कि यार 11 लोग प्रेशर बना रहे हैं लेकिन अगला मान नहीं रहा है। तो ये जो पीयर ग्रुप है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत फायदे की चीज़ है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। देखो,
पीयर ग्रुप में सबसे खूबसूरत बात क्या है? जो कम्युनिकेशन गैप होता है, जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ना के बराबर होता है। जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ना के बराबर होता है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल देते हो, किसी भी तरीके की बात बोल देते हो, कोई भी बात शेयर कर लेते हो, कोई भी गाली दे देते हो, कोई भी अच्छी बात बोल देते हो। कम्युनिकेशन गैप है ही नहीं। ये जो पीयर ग्रुप होता है, इस पीयर ग्रुप में जो पावर डिफरेंस होता है, जो पावर डिफरेंस होता है वो भी ना के बराबर होता है। आपके दोस्तों में और आप में कोई पावर डिफरेंस है क्या? कोई पावर डिफरेंस नहीं है। और जहां पावर डिफरेंस होगा वहां पे दोस्ती नहीं होगी। तो पीयर ग्रुप्स में पावर डिफरेंस होता ही नहीं है। बेसिकली ये जो रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है को इक्वल्स का। ये बराबर के लोगों का रिलेशन होता है। और ये जो रिलेशन होता है इसमें हैवी डिपेंडेंस देखने को मिलती है या कम डिपेंडेंस देखने को मिलती है? दोस्तों के बीच में बहुत हैवी, बहुत ही ज्यादा भारी डिपेंडेंस देखने को मिलती है। ये सब तो आप देख ही रहे होगे, इसी उम्र में हो आप लोग। कुछ अच्छा हो गया, भाई भाई ये खबर है, ये अच्छा हो गया, पार्टी करें, करो। कुछ बुरा हो गया, भाई भाई छोड़ के चली गई। हैवी डिपेंडेंस। घर में कुछ अच्छा हो जाए, घर में कुछ खराब हो जाए, करियर में कुछ अच्छा हो जाए, करियर में कुछ खराब हो जाए, आप सबसे पहले अपने दोस्तों को शेयर करते हो। तो हैवी डिपेंडेंस देखने को मिलती है। इनफैक्ट आपकी जिंदगी में क्या गोल्स रहने वाले हैं, आप क्या करने वाले हो, आप क्या नहीं करने वाले हो, वो सब इन्फ्लुएंस्ड होता है इस पीयर ग्रुप से। भाई क्या करना चाहिए? आपने देखा होगा, अगर आपने हॉस्टल लाइफ जी है तो आपके कॉलेज के दौरान आपने कम से कम नहीं तो 50 बार अपने दोस्तों के साथ में बैठ के प्लान बनाया होगा कि ये वाला बिजनेस कर लेते हैं यार। चप्पल बनाने की मशीन खरीद लेते हैं, चप्पल बनाएंगे 5 रुपए में और मार्केट में बिकेगी 100 रुपए में। रोज ऐसे नए नए आइडियाज आते हैं। एक काम करते हैं, ये जो मीशो है ना, इसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेते हैं और फिर टी शर्ट्स लेके आएंगे, खूब सारी टी शर्ट्स मार्केट से लेके आएंगे प्लेन, उनको प्रिंट करवाएंगे, नाम लिखवाएंगे उस पर, कोट्स लिखवाएंगे और फिर मीशो के थ्रू बेचेंगे। और भाई कल लाते हैं मशीन, परसों लाते हैं टी शर्ट्स वगैरह, 2-3 दिन में मैं अकाउंट बनाता हूँ, फिर धीरे धीरे उसको प्रमोट करते हैं। 4-5 दिन में हमारा पहला ऑर्डर आ जाएगा और 15 दिन होते होते तो 400-500 ऑर्डर आ रहे होंगे। और 2 महीने तब खत्म होंगे जब महीने की 2 लाख रुपए इनकम होगी हमारे पास। देख ले, पूरा गणित मैंने बिठा लिया है। इतना मीशो लेगा, इतना टी शर्ट वाला लेगा, इतना प्रिंटिंग वाला लेगा, खर्चा 50,000 का, और हमारे पास कितने आ रहे हैं? 2 लाख रुपए। अच्छा, रात तो रात आप करोड़पति हो जाते हो। और जब सुबह उठते हो तो वही रोड होती है और आप वहीं के रोडपति होते हो। ये जो पीयर ग्रुप है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बड़ी प्यारी चीज़ है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई के लिए या किसी भी चीज़ के लिए ये जो पीयर ग्रुप है, इसका जो फन है, उसको सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। बिकॉज ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। तो इसको इंजॉय करना है। बस ध्यान इतना रखना है कि प्रेशर में नहीं आना है, कुछ गलत काम नहीं करना है, बाकी इसको इंजॉय करो, मजे लो। अच्छा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हमने क्या क्या बात की? एक तो हमने देखा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे आर द फॉर्मल एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। दूसरा, दे आर द ब्रिज बिटवीन द फैमिली एंड द सोसाइटी। ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके दो लेवल्स देखने को मिलते हैं। एक, प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल इज द मोस्ट फंडामेंटल लेवल इन शेपिंग द वैल्यूज। ये जो प्राइमरी लेवल है, इसके दौरान वैल्यूज डेवलप होती हैं, जैसे डिसिप्लिन, जैसे पंक्चुअलिटी, जैसे ओबीडियंस, जैसे हार्डवर्क, जैसे ब्रदरहुड।
और दूसरा लेवल होता है हायर। ये जो हायर लेवल होता है इसके दौरान प्रोफेशनल वैल्यूज डेवलप होती हैं, इसके दौरान वर्क एथिक्स देखने को मिलती है। फिर इसके बाद हमने बात की टीचर्स के रोल के बारे में। टीचर किस तरीके से बिहेव करता है, टीचर किस तरीके से कंडक्ट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चों का जो वैल्यू सिस्टम है वो किस तरीके का होने वाला है। ये जो टीचर्स हैं इनको खास तौर पे ध्यान देना चाहिए कि किसी भी बच्चे को लेवल नहीं करना है। और टीचर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में। उसके बाद हमने बात की कंटेंट के बारे में। कंटेंट जो है वो कल्चर स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें 360 डिग्री असेसमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है और हमें एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट करने की ज़रूरत है। इसके बाद हमने पढ़ा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बारे में। ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है इनकी वजह से कौन सी वैल्यूज़ डेवलप होती हैं उसके बारे में हमने बातचीत कर ली। और फाइनली हमने बात की पीयर ग्रुप्स के बारे में। ये जो पीयर ग्रुप्स होते हैं इनमें जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो ना के बराबर होता है, जो पावर डिफरेंस होता है वो भी ना के बराबर होता है। ये बेसिकली को इक्वल्स का रिलेशन होता है और पीयर ग्रुप्स के बीच में हैवी डिपेंडेंस देखने को मिलती है। अच्छा, इसके बाद बात आती है तीसरी एजेंसी के बारे में। और तीसरी एजेंसी कौन सी है? तीसरी एजेंसी है सोसाइटी। सोसाइटी के लिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है? जब हम बात करते हैं फैमिली के बारे में तो फैमिली का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादातर बचपन में देखने को मिलता है। जब हम बात करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का जो इन्फ्लुएंस है वो लगभग 21-22 साल की उम्र तक देखने को मिलता है। उसके बाद हम कॉलेज से बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये जो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस है ये लाइफ लॉन्ग देखने को मिलता है। सोसाइटी लाइफ लॉन्ग हमें सोशलाइज करती रहती है। सोसाइटी के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रोल ऑफ मीडिया के बारे में। रोल ऑफ मीडिया, ये जो मीडिया है ये किस तरीके से हमें इन्फ्लुएंस करता है? ये जो मीडिया है ये हमारे डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस करता है। मीडिया हमारे डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे? अगर मीडिया बात करेगा पेपर लीक के बारे में तो जो आम जनता है वो क्या डिस्कस करेगी? पेपर लीक को डिस्कस करेगी। अगर मीडिया बात करेगा 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर्स के बारे में तो जनता क्या बात करेगी? जनता डिस्कस करेगी 2 कौड़ी के टीचर्स के बारे में। अगर मीडिया बात करेगा इंडिया पाकिस्तान के बारे में तो जनता क्या डिस्कस करेगी? पाकिस्तान को डिस्कस करेगी। अगर मीडिया बात करेगा ईरान के बारे में तो जनता क्या बात करेगी? जनता डिस्कस करेगी ईरान को। अगर मीडिया बात करेगा एक कम्युनिटी के बारे में तो जनता क्या डिस्कस करेगी? एक कम्युनिटी को डिस्कस करेगी। अगर मीडिया बात करेगा इकोनॉमी के बारे में तो जनता भी क्या डिस्कस करेगी? इकोनॉमी डिस्कस करेगी। अगर मीडिया बात करेगा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो जनता भी क्या डिस्कस करेगी? अनएम्प्लॉयमेंट डिस्कस करेगी। अगर मीडिया बात करेगा पॉलिसीज़ के बारे में तो जनता भी क्या बात करेगी? पॉलिसीज़ के बारे में बात करेगी। तो मीडिया हमारे डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस करता है। और मीडिया अगर हमारे डिस्कशंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो क्या ये जो मीडिया है ये हमारी वैल्यूज़ को शेप नहीं कर रहा है? ये जो मीडिया है ये हमारी वैल्यूज़ को शेप कर रहा है। भाई, जिस चीज़ को हम देखेंगे, जिस चीज़ को हम सुनेंगे, जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे उसी से हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो भी शेप होगा। तो ये जो मीडिया है ये हमारे डिस्कशंस को शेप करता है और अल्टीमेटली हमारे वैल्यूज़ को भी शेप करता है। ये जो मीडिया है ये प्लेटफॉर्म है 3Ds के लिए। ये जो मीडिया है ये प्लेटफॉर्म है 3Ds के लिए। 3Ds कौन कौन से? डिस्कशन, डिबेट एंड डिसेंट। ये जो मीडिया है इट इज़ अ प्लेटफॉर्म ऑफ 3Ds, डिस्कशन, डिबेट और डिसेंट। हालांकि आजकल हमारा जो मीडिया है
उसकी हालत बेहद ख़राब है। आप देख ही रहे हो, पॉलिसी के ऊपर या जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर कोई बातचीत है ही नहीं। आजकल तो धंधा हो गया है, दो मुर्गे पकड़े जाते हैं, एक बीच में मॉडरेटर बिठाया जाता है और ये जो दो मुर्गे हैं इनको लड़ाया जाता है, और ये जो मॉडरेटर है इसके हाथ में डंडा है। जैसे ही कोई सा मुर्गा थोड़ा सा हल्का पड़ता है, थोड़ा सा डंडा घुसा दो, थोड़ा सा डंडा चुबा दो, थोड़ा सा उसको प्रॉम्प्ट कर दो, थोड़ा सा एक लाइन और दे दो, और ये फिर से फुदकने लगते हैं। ये चल रहा है हमारी मीडिया पे, ये चल रहा है हमारे नेशनल टेलीविजन पे। मीडिया के अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है सिनेमा का। सिनेमा या फिर टीवी का। देखो, बेसिक तौर पे अगर समझें तो सिनेमा हमें इन्फ्लुएंस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप कबीर सिंह देख के आते हो तो 2-4 दिन के लिए आप कबीर सिंह मोड में घूमते हो। जब आप उरी देख के आते हो तो 2-4 दिन के लिए आप वो पेट्रियोटिज्म वाली फीलिंग है ना, उसमें घूमते हो। जब आप धुरंधर देख के आते हो तो आप 2-4 दिन के लिए हमजा अली बन के घूमते हो। ये सिनेमा का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर। पहले क्या होता था? पहले मूवीज ऐसी बनती थी कि एक हीरो होता था, एक विलन होता था, और लास्ट में हीरो जो है वो जीत जाता था। तो आप जो वैल्यू लेकर आते थे वो क्या लेकर आते थे कि भाई हीरो जीता, सच्चाई जीती, अच्छाई जीती। भले ही पूरे पिक्चर में वो पिट रहा है, उसकी कोई बहन को उठा ले गया है, उसकी कोई माँ को मार रहा है, लेकिन लास्ट में उसको जीता हुआ दिखा देते हैं। लास्ट में दिखा देते हैं कि जो विलेन है उसको पनिश किया गया है। और आप निकलते हो थिएटर से इस वैल्यू के साथ में कि यार अच्छाई जीतती है, सच्चाई जीतती है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब तो बड़ा अलग मामला है। पता ही नहीं चलता है हीरो कौन है और विलेन कौन है। एक ही आदमी हीरो है, एक ही आदमी विलेन है, जो कि सही भी है। एक्चुअल में ऐसा ही होता है, हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि अब बच्चों को समझ में नहीं आता है हीरो कौन विलेन कौन। वही कबीर सिंह है जो प्यार कर रहा है, और वही कबीर सिंह है जो थप्पड़ भी मार रहा है। और ये छोटे छोटे मटर के दाने, छोटे छोटे बच्चे, ये चले जाएंगे सिनेमा हॉल, कबीर सिंह देखेंगे और फिर आके थप्पड़ मारना शुरू कर देंगे और कहेंगे प्यार कर रहा हूँ कबीर सिंह में, कबीर सिंह। अरे बेवकूफ, जाहिल, समझे ही नहीं आप। आपको वैल्यू कौन सी पिक करनी थी और आपने पिक कौन सी कर ली, ये प्रॉब्लम है। तो जब एक ही इंसान हीरो होता है और एक ही इंसान विलेन होता है, तो फिर खासकर ये जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, और कम उम्र के क्यों ही, ज्यादातर जो यंग लोग होते हैं, वो फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि वैल्यू कौन सी लेनी है और कौन सी छोड़नी है। तो एक प्रॉब्लम ये है, अब तो ओटीटी भी आ गया है, और ओटीटी का इन्फ्लुएंस तो आप देख ही रहे हो, वहां तो कोई लिमिट ही नहीं है, गालियां हैं, सब कुछ है। अच्छा, क्रिएटिव फ्रीडम होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं, वो तो होना चाहिए, लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ को पिक करना है, कौन सी वैल्यू को लेना है और कौन सी वैल्यू को छोड़ना है। तो ये जो सिनेमा है, ये जो टीवी है, ये भी बहुत हैविली हमें इन्फ्लुएंस करता है। और तीसरा, जो आज की डेट में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया है, ये आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सोशलाइजेशन का। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है, इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, इसके कुछ पॉजिटिव्स हैं। पॉजिटिव्स क्या हैं? कुछ पॉजिटिव्स मैं लिख देता हूँ, कुछ आप खुद से लिख लेना। पॉजिटिव्स की अगर बात करें तो ये जो सोशल मीडिया है, इट इज वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। कल तक जो लोग खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, जो लोग अपनी समस्या नहीं बता पा रहे थे, अब उनके पास में वॉइस है बिकॉज ऑफ दिस सोशल मीडिया। विमेन्स हैं, पहले उनकी आवाज सुनी नहीं जाती थी, सोशल मीडिया है,
इसके थ्रू किसी रिमोट एरिया में भी अगर किसी विमेन के साथ में कुछ गलत होता है तो उसके बारे में पता लगाया जा सकता है। ट्राइबल सोसाइटी है या सो कॉल्ड जो लोअर कास्ट होती हैं जिनको दबाया जाता है गाँव में, छोटे शहरों में, अब वो अपने को एक्सप्रेस करने के लिए सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं। तो वॉइस ऑफ वॉइसलेस के तौर पे ये जो सोशल मीडिया है ये काम करता है। दूसरा, सोशल मीडिया आने की वजह से जो इंफॉर्मेशन है वो फास्टर ट्रेवल करती है। जो इंफॉर्मेशन है वो फास्टर ट्रेवल करती है। देश के किसी कोने में कोई घटना हुई और विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाता है। पहले तो क्या होता था, पहले तो इंफॉर्मेशन पहुंचती नहीं थी, पता ही नहीं चलता था। किसी गांव खेड़े में कुछ हो गया, लोग मर गए, कोई बहुत बड़ी घटना हुई तो अखबार में आती थी, अदरवाइज वहीं के वहीं दफन हो गई, पता ही नहीं चलता था। अब सोशल मीडिया की वजह से ये जो इंफॉर्मेशन है ये फास्टर ट्रेवल करती है। ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से पार्टिसिपेटिव पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। भाई जिसको भी अपना ओपिनियन सामने रखना है वो रख सकता है, और उसके ओपिनियन को देखने के लिए हजारों लाखों लोग हैं सोशल मीडिया पे। तो ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट हुई है। ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी और साथ में हम ट्रांसपेरेंसी भी बोल सकते हैं, ये भी इंक्रीज हुई है। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन में जो खाना आपको प्रोवाइड किया गया वो बड़ी गंदी क्वालिटी का था। आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको क्या करना है, फोन निकालना है, एक्स खोलना है और एक ट्वीट कर देना है। जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनको टैग कर दूं, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको टैग कर दूं। ट्रेन दूसरे स्टेशन तक पहुंचेगी उससे पहले तो अथॉरिटीज आ जाएंगी और हाथ जोड़ेंगी आपके कि हुजूर प्लीज ऐसा मत करो, ये जो ट्वीट है इसको हटा दो। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अब तो वो भी है ना कि कोई गवर्नमेंट ऑफिस है, वहां पे मान लो करप्शन होता है, आप पहुंच गए, आपने जैसे ही कैमरा ऑन किया बस सब ठंडा, सब एकदम ठंडा। वीडियो बना लिया। कोई ऑफिसर है आपसे मांग रहा था कि मेरे को 50,000 रुपए दो इस काम के, आपने वीडियो बना लिया। अच्छा, आप थोड़े बदतमीज भी हो। वीडियो बनाने के बाद आपने उसको बताया कि भैया ये देखो वीडियो वीडियो बना लिया। उसका हाथ पैर फूल गए और वो हाथ पैर जोड़ रहा है कि भाई साहब प्लीज़, नौकरी खतरे में है, नौकरी चली जाएगी मेरी, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, प्लीज़ मत करो, आज के बाद कभी नहीं लूंगा, और आपका काम तो फ्री में करूंगा, हर बार करूंगा। लेकिन आप बदतमीज हो। आप क्या कह रहे हो, नहीं नहीं काम तो तू करेगा, लेकिन अब तू दे मेरे को 1 लाख रुपए। ये क्या है, सोशल मीडिया। ये तो मिसयूज था, लेकिन हाँ अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। इसके अलावा ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से डेमोक्रेटाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कल्चर देखने को मिल रहा है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कल्चर। भाई कोई आदमी है जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहता है और एक इंसान है जो कि साउथ में रहता है, कहीं केरला वगैरह में। एक इंसान है जो कि राजस्थान में रहता है और एक इंसान है जो कि लद्दाख में रहता है। इन सब के पास में सोशल मीडिया है और ये अपने अपने कल्चर को खुल के दिखा रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि यार नॉर्थ ईस्ट में कैसा कल्चर होता है, आपको पता चल रहा है कि केरला में कैसा कल्चर होता है। तो धीरे धीरे यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट हो रही है। ये क्या हो रहा है, सोशल मीडिया की वजह से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कल्चर हो गया है। ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से मास अवेयरनेस क्रिएट करना बेहद इजी हो गया है। बेहद इजी हो गया है। किसी भी टॉपिक पे आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सोशल मीडिया को यूज करो। फॉर एग्जांपल, पूनम पांडे को कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी थी। पूनम पांडे ने खुद को डेड डिक्लेयर कर दिया। आपने सुना ही होगा, क्रेजी इंसान है वो भी, मर गई, रात को मरी, सुबह जिंदा हो गई। अच्छा, कुछ लोग डर गए, भूत आया भूत आया भूत आया।
अभी तरीका तो गलत था, लेकिन हाँ, जो कैंसर की अवेयरनेस थी वो खूब इंक्रीज हुई। कैंसर था या कोई और बीमारी थी वो देख लेना, लेकिन हाँ, पूनम पांडे ने ऐसा किया किस चीज़ के लिए? मास अवेयरनेस के लिए। ये जो सोशल मीडिया है, इसको अगर सरकार चाहे तो यूज कर सकती है एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग के लिए। एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग के लिए सरकार को कोई पॉलिसी बनानी है और सरकार को जनता का व्यू पॉइंट चाहिए। क्या करना है सरकार को? क्या करना है मोदी जी को? ऐप उठाओ, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको उठाओ और वहां पे मैसेज डाल दो कि भाई ऐसी ऐसी पॉलिसी है, हम लाने की सोच रहे हैं, आप बताओ आपका विचार क्या है। लाखों लोग आ जाएंगे अपना विचार देने के लिए, और वो जो विचार है उसको देखो, पढ़ो, समझो और एक पॉलिसी तैयार करो। तो एफिशिएंट पॉलिसी मेकिंग के लिए सोशल मीडिया को यूज किया जा सकता है। ये जो सोशल मीडिया है इसको मास मोबिलाइजेशन के लिए, मास मोबिलाइजेशन के लिए भी यूज किया जाता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है कॉकरोच जनता पार्टी। कोई एक छोटा सा मुद्दा, लेकिन कोई स्मार्ट आदमी था, उसने एक इंस्टाग्राम हैंडल बना दिया, 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, 20-21 जितने भी हैं, रातों रात वायरल हो गया। ये क्या है? मास मोबिलाइजेशन है। अभी तो बोल रहे हैं वो लोग कि हम आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, कोई अगर गलती से जाने की सोच रहा हो, बिल्कुल नहीं जाना है, परमिशन नहीं है उन लोगों के पास में, और कह रहे हैं कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसे प्रोटेस्ट जो हैं वो आम तौर पर पीसफुल रहते नहीं हैं। तो आपको जाना नहीं है। गलती से भी अगर विचार आ रहा हो कि हम जाएंगे, बिल्कुल नहीं, दूर रहना है। हाँ, पीसफुली आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसका एक प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉलो करो और फिर पीसफुली प्रोटेस्ट करो। ऐसे कहीं भी मुंह उठा के नहीं चल देना है। ये कुछ पॉजिटिव्स हैं, और भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हो सकते हैं। और जो भी बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं, थोड़ा गूगल करो, थोड़ा ढूंढो और लिखो उनको। लेकिन हाँ, ये कुछ पॉजिटिव्स जो हैं वो मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव है वो है थ्रेट टू प्राइवेसी। थ्रेट टू प्राइवेसी, और ये तो बहुत बड़ा नेगेटिव है। मतलब आप सोच सकते हो, ये तो खैर सोशल मीडिया है, अब तो एआई आ गया है, और वो तो खतरनाक चीज है। कब आपका फोटो, कब आपकी शक्ल, कब आपकी वॉइस और कहाँ यूज कर ली जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके लिए इतना मुश्किल हो जाएगा ये प्रूव करना कि मैंने नहीं किया है। कहीं भी यूज कर सकते हैं। और लड़कियों को ज्यादा खतरा है, बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है। अब लड़कियों का जो फोटो है, जो पिक्चर है, उसको यूज कर लिया कहीं किसी गलत जगह पे, बेचारी लड़की एक्सप्लेन करते करते मर जाएगी कि मैं नहीं हूँ। समाज मानेगा ही नहीं। बड़ा केयरफुल रहना है। ये जो आप फोटोज डालते रहते हो, ये जो आप मस्ती मस्ती में कुछ भी करते रहते हो, कुछ भी रिप्लाई करते रहते हो, ये सोशल मीडिया पे फॉरएवर रहती हैं चीज़ें। तो बड़ा सोच समझ के ये सारी चीज़ें करनी है। बड़ी खतरनाक चीज़ है थ्रेट टू प्राइवेसी। और हमारे पास में अभी रिसोर्सेज भी नहीं है कि इसको कंट्रोल किया जा सके। तो हमें बेहद केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, थ्रेट टू प्राइवेसी के साथ में ही आप एक और चीज़ लिख सकते हो, सॉफ्ट पॉर्न। सॉफ्ट पॉर्न, इसको प्रमोट किया जा रहा है। आजकल आप देख रहे होगे इंस्टाग्राम पे, पतली कमरिया मोरी हाय 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 चल रहा है वो, और सारी हदें पार हो रही हैं। सॉफ्ट पॉर्न, कुछ पैसे के लिए सॉफ्ट पॉर्न को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिविजुअल के पास में फ्रीडम होना चाहिए, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि फ्रीडम की भी लिमिटेशंस होती हैं। तो ये जो सॉफ्ट पॉर्न है, ये भी अपने आप में थ्रेट है। इसके अलावा एक जो बड़ी थ्रेट है वो है अनोनिमिटी। अनोनिमिटी, आपने कोई अकाउंट बना लिया, कोई नाम नहीं है, कोई जानता नहीं है, आप अनोनिमस हो, और ये जो अनोनिमिटी है इसको यूज किया जाता है फिर लोगों को ट्रोल करने के लिए। इसको यूज किया जाता है फिर लोगों को हैरेस करने के लिए। कर रहे हैं हैरेस, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हैं। ये भी नहीं सोच रहे हैं कि जो सामने वाला है उसकी मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हो सकता है बेचारा झेल ना पाए, बस कोई पहचानता नहीं है तो कुछ भी बोल रहे हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो चिंदी चोर होते हैं, सामने आ जाएंगे ना तो सर जी सॉरी, सर जी सॉरी, सर जी माफ कर दो, सामने आ जाएंगे, मुंह नहीं खुलेगा इनका,
ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी पे मुंह खोलेगा, लेकिन वैसे सोशल मीडिया पे कुछ भी बोल के चले जाते हैं। तो अनोनिमिटी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा कई सारी प्रॉब्लम्स और देखने को मिलती हैं। जैसे ये जो सोशल मीडिया है, इस सोशल मीडिया पे पेड न्यूज़ देखने को मिलती है। पेड न्यूज़ भी देखने को मिलती है और फेक न्यूज़ भी देखने को मिलती है। फेक न्यूज़ भी देखने को मिलती है। फेक न्यूज़ कुछ भी क्रिएट कर दो। पेड न्यूज़ जो आपको प्रमोट करना है प्रमोट कर दो। एक बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है और वो टर्म क्या है? इको चेम्बर इफेक्ट। इको चेम्बर इफेक्ट। इको चेम्बर इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सरकार कोई पॉलिसी लेकर आ रही है या कोई टॉपिक है जिस पर डिस्कशन हो रहा है। आप गए सोशल मीडिया पे और आपने, मान लेते हैं, उस पॉलिसी के या उस टॉपिक के फेवर में एक कोई पोस्ट है उसको लाइक कर दिया। अब ये जो एल्गोरिदम है वो आपको सारी ऐसी पोस्ट दिखाएगा जो कि उसके फेवर में है और आप बबल में चले जाओगे। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि पूरी दुनिया फेवर में बात कर रही है, कोई अगेंस्ट में है ही नहीं। आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाई नहीं देगा। और इसी को क्या बुलाया जाता है? इसी को इको चेम्बर इफेक्ट बुलाया जाता है। जैसे कमरे में आप खड़े होकर चिल्लाते हो तो आवाज इको होती है ना, आपकी ही आवाज आपको वापस सुनाई दे रही होती है। वैसे ही सोशल मीडिया पे हो रहा है कि आपने कोई एक चीज लाइक कर दी, अब जितनी भी पोस्ट हैं वो उसी तरीके की आपको दिखाई देंगी और आपको ऐसा लगेगा कि दुनिया में सिर्फ यही हो रहा है, सिर्फ यही चीज के फेवर में लोग हैं। दूसरी साइड आपको दिखाई नहीं देगी और इसको बुलाया जाता है इको चेम्बर इफेक्ट। बेसिकली आप कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। कुएं के मेंढक, कहानी सुनी होगी आपने। एक कुआं था, उसमें एक मेंढक रहता था। वो जो कुआं है उसमें से किसी समुद्र में से बहते बहते एक मछली आ गई। कुएं और मछली की दोस्ती हुई और कुएं में जो मेंढक था उसके साथ में भी मछली की दोस्ती हो गई। अब मेंढक और मछली बात कर रहे हैं। मेंढक पूछ रहा है कि मछली तुम कहाँ से आई हो? मछली कह रही है समुद्र से। मेंढक कह रहा है समुद्र क्या होता है? मछली, समुद्र बहुत बड़ा होता है। मेंढक बोला इतना बड़ा होता है? मछली बोली नहीं पागल, बहुत बड़ा होता है। मेंढक बोला इतना बड़ा होता है? मछली बोली नहीं पागल, इससे तो बहुत बड़ा होता है। मेंढक ने भी बाजुएं फैलाई और मेंढक बोला इतना बड़ा होता है क्या? मछली बोली नहीं रे पागल, इससे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। तो मेंढक ने कुएं की दीवार दिखाई कि इस दीवार से लेके उस दीवार तक होता है क्या? मछली बोली नहीं रे पागल, इससे तो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। मेंढक हंसा। मेंढक बोला चल झूठी, इससे बड़ी तो दुनिया होती ही नहीं है, ये तो सबसे बड़ा है। और मेंढक गलत नहीं है, बिकॉज मेंढक ने देखा ही वही कुआं है, मेंढक की दुनिया ही वही कुआं है। मेंढक कभी समुद्र में गया ही नहीं है और जब तक आप समुद्र में नहीं जाओगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। बहरहाल इको चेम्बर इफेक्ट। इसके अलावा प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। प्रोपेगेंडा जो है वो खूब देखने को मिलता है सोशल मीडिया के ऊपर। आइडियोलॉजिकली ड्रिवन चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो आईटी सेल्स होती हैं, ये जो बोट्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? किसी के फेवर में तो किसी के अगेंस्ट में नैरेटिव को बिल्ड करना। तो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन चीजें देखने को मिलती हैं। ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखने को मिलती है। हो क्या रहा है? पहले चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, लेकिन पूरे देश के लोगों तक, दुनिया तक पहुंच नहीं सकता था। कितनी रैली कर लेगा? 50 कर लेगा, 100 कर लेगा, 200 कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, मान लो 1 करोड़, मान लो 2 करोड़, मान लो 10 करोड़। ज्यादा से ज्यादा इतने लोगों तक पहुंच पाएगा पूरी जिंदगी में। लेकिन अब क्या है? मोदी साहब हैं, गुजरात में भाषण दे रहे हैं,
और वो जो भाषण है वो लाइव है यूट्यूब पे, वो लाइव चल रहा है। और ये जो लाइव है इसको केरला में बैठा हुआ कोई इंसान देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ कोई इंसान देख रहा है, यूएस में बैठा हुआ कोई इंसान देख रहा है। तो मोदी जी एक जगह से 150 करोड़ लोगों तक पहुंच सकते हैं। और अब क्या होगा, अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। हालांकि एक बात ध्यान रखना, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है ये अपने आप में बुरी चीज नहीं है। जैसे अंबेडकर साहब जैसे लोग जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इसको। क्यों सपोर्ट करते हैं? इमेजिन करो कि कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, कोई ऐसी कम्युनिटी है जिसको कि ऑप्रेस किया जाता है, सप्रेस किया जाता है, और वहां से कोई लीडर खड़ा होता है, वहां से कोई लीडर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की शुरुआत करता है और उन लोगों की आवाज को उठाता है। तो ये तो अच्छी बात है, कोई विमेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। लेकिन विमेंस की जो समस्या है उसको उठा रहा है, तो ये तो बढ़िया चीज है। प्रॉब्लम कब हो जाती है? प्रॉब्लम तब होती है जब हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को यूज करके किसी दूसरे कम्युनिटी को, किसी दूसरे सोशल ग्रुप को, किसी दूसरे ग्रुप को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ऑप्रेस करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर सप्रेस भी ना कर रहे हो तो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब शॉविनिज्म देखने को मिलता है तब दिक्कत होती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अगर जो भी परेशानियां हैं उनको रेस करने के लिए यूज की जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को यूज कर रहे हो किसी और ग्रुप को डोमिनेट करने के लिए तो दिक्कत वाली बात है। अच्छा, 3 टर्म्स हैं। एक टर्म है एथनो एथनो सेंट्रिज्म। एक टर्म कौन सा है, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, लिखने में आसानी होगी। एक टर्म है एथनोसेंट्रिज्म, दूसरा टर्म है जीनोसेंट्रिज्म। दूसरा टर्म कौन सा है? जीनोसेंट्रिज्म। और तीसरा टर्म है कल्चरल कल्चरल रिलेटिविज्म। 3 टर्म्स हैं। कौन कौन से? एथनोसेंट्रिज्म, दूसरा जीनोसेंट्रिज्म, और तीसरा कल्चरल रिलेटिविज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब क्या है? कोई ऐसा इंसान जो कि ये कहता है कि मेरे कल्चर में, मेरे ट्रेडिशन में जो भी है वो सबसे बढ़िया है, वो सबसे बेस्ट है, और बाकी के जो कल्चर्स हैं, बाकी के जो ट्रेडिशंस हैं उनमें सब कुछ खराब है। इसको क्या बुलाया जाता है? इसको बुलाया जाता है एथनोसेंट्रिज्म। सोच के देखो, कोई इंसान ऐसा है जो कि ये कह रहा है कि मेरे कल्चर में जो भी है सब बढ़िया है, ए से लेके जेड तक सब बढ़िया है, और ये जो दूसरा कल्चर है इसमें सब कुछ घटिया है। ये प्रैक्टिकल बात है क्या? नहीं है। ऐसे इंसान को या ऐसे सिचुएशन को क्या बोला जाता है? एथनोसेंट्रिज्म। दूसरा है जीनोसेंट्रिज्म। ऐसा इंसान जो कि ये कह रहा है कि मेरे कल्चर में, मेरे ट्रेडिशन में सब कुछ घटिया है, और जो दूसरा कल्चर है, जो दूसरा ट्रेडिशन है उसमें सब कुछ बढ़िया है। अब सोच के देखो, ये भी कोई प्रैक्टिकल बात है क्या? नहीं है। और तीसरा है कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म का मतलब क्या है कि कुछ चीजें मेरे कल्चर में अच्छी हैं, कुछ चीजें दूसरे कल्चर में अच्छी हैं, कुछ चीजें मेरे ट्रेडिशन में अच्छी हैं, कुछ चीजें दूसरे ट्रेडिशन में अच्छी हैं। इसको बुलाया जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म। अब आप खुद ही बताओ, इन तीनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा ज्यादा प्रैक्टिकल है? कमेंट सेक्शन में बता दो। एथनोसेंट्रिज्म क्या है कि भाई मेरा कल्चर महान है, बाकी सब कुछ बेकार है। जीनोसेंट्रिज्म क्या है कि मेरा कल्चर बेकार है, बाकी सब महान है। और कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है कि कुछ चीज़ें मेरे कल्चर में अच्छी हैं और कुछ चीज़ें किसी दूसरे कल्चर में अच्छी हैं। इसको बुलाया जाता है कल्चरल रिलेटिविज्म। अच्छा, सोसाइटी का क्या रोल है, सोसाइटी में मीडिया का क्या रोल है, सिनेमा एंड टीवी का क्या रोल है, और सोशल मीडिया का क्या रोल है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया के पॉजिटिव्स हैं और नेगेटिव्स हैं ये और बहुत सारे हो सकते हैं। गूगल करो और थोड़ी ये जो लिस्ट है इसको और बढ़ाओ। बाकी जो मेन मेन चीज़ें हैं वो मैंने लिख दी हैं। अच्छा, इसके बाद बात आती है
चौथी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन के बारे में, और वो कौन सी है? वो है रिलीजन। वो कौन सी है? वो है रिलीजन। देखो, रिलीजन की इंपॉर्टेंस क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो दो तीन चीजें हैं। एक तो ये जो रिलीजन है ये ग्रुप सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है। ग्रुप सॉलिडेरिटी को प्रमोट करता है, ये ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। कैसे? सपोज करो दिवाली आने वाली है, तो जितने भी हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के घर जाएंगे, एक दूसरे को विश करेंगे, एक दूसरे के साथ में बॉन्ड करेंगे। इमेजिन करो ईद आने वाली है, तो जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड करेंगे, एक दूसरे के साथ में एंजॉय करेंगे, एक दूसरे के साथ में बैठेंगे। तो ये जो रिलीजन है ये ग्रुप सॉलिडेरिटी को और ब्रदरहुड को प्रमोट करता है। ये जो रिलीजन है ये इंसान को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देता है। देखो, हम सब इंसान हैं और एट द एंड ऑफ द डे हमें लोगों की ज़रूरत होती है। हमें होता है कि वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हमारे पास में हो। आप आइसोलेटेड होकर नहीं रह सकते हो। ये जो रिलीजन है ये हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस प्रोवाइड करता है। ये जो रिलीजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग द स्ट्रेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग द फ्रस्ट्रेशन। स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने में रिलीजन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया और आप फेल हो गए। फेल हो गए, फ्रस्ट्रेशन होगी, बहुत दुख होगा, लेकिन फिर अंत में आप क्या कहोगे कि यार भगवान को जो मंजूर हो, भगवान ने जो लिखा है वो मिल जाएगा, भगवान की शायद यही मर्जी थी। इससे प्रैक्टिकल वर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ आपके दिल को एक तसल्ली मिली। तो ये जो रिलीजन है ये आपका जो स्ट्रेस है, आपका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसको मैनेज करने में हेल्प करता है कि भाई भगवान यही चाहता था, भगवान जो चाहेगा वो हो जाएगा। आज कुछ गड़बड़ हो गई है, कल को भगवान ठीक भी करेगा। तो ये जो रिलीजन है ये स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को मैनेज करने के काम में आता है। ये जो रिलीजन है इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आंसरिंग द unanswered questions, for answering the unanswered questions। फॉर एग्जाम्पल, लोगों को होता ही है कि भगवान है या नहीं है, आत्मा है या नहीं है, हेल है या नहीं है, हेवन है या नहीं है। अब ऐसे सवालों के जवाब कौन दे रहा है? रिलीजन दे रहा है। ऐसी जगह जहाँ पे साइंस नहीं पहुँच पा रही है उसका जवाब कौन दे रहा है? रिलीजन दे रहा है। ये जो रिलीजन है ये सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने में भी, सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई आदमी कुछ गलत काम करता है तो उसके अंदर उस काम को करने से पहले एक डर होता है कि यार ऐसा नहीं करना यार, भगवान देख रहा है, नरक में जाऊंगा। ये जो डर है इसकी वजह से हम लोग बहुत सारे जो गलत काम है उनको नहीं करते हैं। तो ये जो रिलीजन है ये सोसाइटल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जब हम एथिक्स के फिलोसफिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, गीता के बारे में, उन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर बेसिक तौर पे बात करें तो गीता में एक कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, स्थित प्रज्ञा। स्थित प्रज्ञा, स्थित का मतलब होता है स्टेबल और प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम। हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम उसको बोलते हैं प्रज्ञा, और स्थित का मतलब होता है स्टेबल। स्थित प्रज्ञा का एक तरीके से मतलब कि बहुत ही इमोशनली स्टेबल पर्सन। अब कोई इंसान ऐसा है जो कि गीता को फॉलो करता है और वो जानता है स्थित प्रज्ञा के बारे में, इमोशनली स्टेबल है। अगर इमोशनली स्टेबल है
तो ये बेहतर तरीके से चीज़ों को देख पाएगा, बेहतर तरीके से जी पाएगा और बेहतर तरीके से डिसीजंस ले पाएगा। इसके जो इमोशंस हैं वो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट नहीं करेंगे, इसके जो इमोशंस हैं वो ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करेंगे। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली चल रही हैं। तो रिलीजन इस केस में भी इंपॉर्टेंट है। फिर गीता में ही बात की गई है निष्काम कर्म के बारे में, निष्काम कर्म के बारे में कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। हालांकि ये जो स्टेट है इसको अचीव करना बड़ा ही डिफिकल्ट है, पता नहीं लोग कर भी पाते हैं नहीं भी कर पाते हैं। लेकिन आप इमेजिन करो कि आप सिर्फ काम को एंजॉय कर रहे हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या फेल हुए पास हुए, आपको कुछ मिला या नहीं मिला, तो कितना बढ़िया स्टेट हो जाएगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐसा पॉसिबल है नहीं, बट फिर कह भी नहीं सकते हैं बिकॉज जो चीज़ देखी नहीं है उस पर कमेंट कर नहीं सकते हैं। बट हाँ, अगर ऐसी स्टेट हो कि आप अपने काम को इतना एंजॉय करो कि उसका आउटपुट क्या आ रहा है उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तब तो मज़ा ही आ जाए। फिर बहुत सारे लोगों को होता है कि मुझे तो मोक्ष पाना है, तो हिंदुज़म में बात की गई है मोक्ष के बारे में, बुद्धिज़्म बात करता है निर्वाण के बारे में, जैनिज्म बात करता है कैवल्य के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट के अंदर पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे मॉरल थिंकर्स के बारे में तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो रिलीजन है ये भी सोशलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन की बातचीत यहाँ पे ख़त्म हो गई। देखो, लंबा सेशन है लेकिन बहुत ही इजी सा सेशन है। आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो 4 एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है इनका रोल क्या है, ये किस तरीके से हमारे वैल्यू सिस्टम को शेप करती हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।